बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद बुखारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछली जो वीडियो मैंने अपने पीटीसीएल के दोस्तों के लिए बनाई उसमें बहुत सारा फीडबैक मुझे मिला। कुछ दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे दोस्त रह गए हैं क्योंकि जो मैंने उसमें व्यूज़ देखे हैं वो बहुत कम है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पीटीसीएल के बहुत ज़्यादा पेंशनर्स हैं, तकरीबन 35-40 हज़ार पेंशनर्स हैं। उसके अलावा हाज़िर सर्विस एम्प्लॉइज़ भी मौजूद हैं। मेरी वीडियो या मेरा पैगाम जो है बहुत कम लोगों तक पहुंचा है, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम दोस्तों से कि मेरी इस वीडियो को वो जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकॉन को वो प्रेस करें और अपने कमेंट्स मुझे दें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा ये जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीटीसीएल के हाजिर सर्विस हों या वो रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, 2008 वाले हैं, रेगुलर हैं, जो सुपरएनुएशन पे रिटायर हुए हैं वो हैं, जो अभी जॉब में है, तमाम तक ये पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत रिसर्च वर्क के बाद ये मैसेज देना चाहता हूं कि 2025 में जो 10 जुलाई 2025 का फैसला आया है, उसमें याया अफरीदी साहब ने, जस्टिस याया अफरीदी ने जो फैसला दिया है उसका बेनिफिट पीटीसीएल के तमाम मुलाजमीन को जो गुज़श्ता सालों में रिटायर हो चुके, जो माजी में रिटायर हुए या जो मौजूद हैं, उन तमाम को मिलने वाला है। मैं इंशाल्लाह ताला अगली व्लॉग जो है वो बनाऊंगा जिसमें मैं तमाम वो मुलाजमीन जो माजी में रिटायर हुए, जो टीएनटी के ज़माने में भर्ती हुए या जो पीटीसी के ज़माने में भर्ती हुए, 2008 में जो रिटायर हुए और दरमियान में जितने भी सालों में रिटायर होते रहे, 2008 में जिन्होंने वीएसएस लिया, जिन्होंने लमसम वीएसएस लिया, जिन्होंने पेंशन के साथ वीएसएस लिया, और 2012 में जिन्होंने वीएसएस लिया, पेंशन के साथ लिया या लमसम लिया, 2014 में जिन्होंने वीएसएस लिया, लमसम लिया या पेंशन के साथ लिया, या 2016 में लिया, या उसके बाद जो हाजिर सर्विस हैं जो टाइम टू टाइम अपनी अपनी सुपरएनुएशन पे रिटायर हो रहे हैं, उनको इस जजमेंट का क्या फायदा होने वाला है और कौन कौन सा फाइनेंशियल बेनिफिट उनको मिलने वाला है, इसके ऊपर मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग कर रहा हूँ और कुछ कोर्स की जो जजमेंट है उनकी स्टडी भी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो है अगले व्लॉग में मैं वो तमाम जो है बेनिफिट्स वो डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताऊंगा कि कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो मुझे कहनी थी वो ये थी कि कुछ दोस्तों ने ये कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला वीएसएस के खिलाफ आ गया है। तो मैं उन तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जस्टिस हमीदुर रहमान का फैसला था जो 21/12/2011 में आया, उसमें नंबर ऑफ पिटीशन मौजूद थी जिनमें हाजिर अपना सुपरएनुएशन पे रिटायर होने वाले एक्स अफसरान, डीजीज वगैरह, आरिफ मोहम्मद आरिफ हुसैन वगैरह, उनके साथ बहुत सारे और पीटीसीएल के अफसरान थे। उसके अलावा फिदा हुसैन जो थे वो वीएसएस वाले थे। उसके अलावा जो थे सादिक अली वीएसएस वाले थे और कुछ लोग वीएसएस वाले पटिशनर थे। ये तमाम के तमाम जो पटिशनर थे, 6-7 पटिशन्स थी जिनमें नंबर ऑफ पटिशनर थे, क्योंकि कोर्ट का ये तरीकाकार होता है कि पहला एक जो पटिशन जिसने फाइल की होती है, जिसका सबसे टॉप पे नाम होता है, उसके नाम से पटिशन को टाइटल दिया जाता है। बाकी उसके साथ बाकी जितने भी लोग होते हैं उनको वगैरह कह दिए जाते हैं या अदर्स कह दिया जाता है। तो काफी सारे लोग थे और उसके बाद ये फैसला जो था 17 मार्च 2014 में डिवीजन बेंच ने भी उनके हक में दे दिया और पीटीसीएल की जो अपील थी उसको डिसमिस की। उसके अलावा 12/6/2015 में वही अपील जो थी वो 12/6/2015 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने पीटीसीएल की और पीटीटी की अपीलें जो थी डिसमिस की। फिर उसके बाद इन्होंने रिव्यू का ऑप्शन लिया। वो 17 मई 2017 में जाके वो रिव्यू भी उनका जो डिस्पोज ऑफ हो गया, वो पुराने जितने भी फैसले थे वो इंटैक्ट रखे गए। उसके बाद खालिद अमर साहब ने जो 12-2 का ऑप्शन जो था सिविल प्रोसीजर कोड के 12-2 का ऑप्शन जो लिया, वो भी 2-3 साल जितना भी डिले इन्होंने किया उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की और बेनिफिट रोकने की कोशिश की एम्प्लॉइज की, उसका भी अल्टीमेटली उनको फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो तमाम एरिया आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप होता चला जा रहा है।
और वो जो है 8 मई 2025 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो फैसला लिया है वो भी उसमें उन्होंने वो तमाम की तमाम जो एप्लीकेशन थी 12/2 की वो उन्होंने डिसमिस कर दी और वो फैसला जो था जो इकबाल हामिदुर रहमान के ज़माने में जो 21/12/2011 में आया था वो फैसला बहाल रहा और उसमें तमाम के तमाम वो पटिशनर जो थे वो इंटाइटल करार दिए गए उन तमाम इंक्रीजेस का जो गवर्नमेंट ने अपने वफाकी मुलाजमीन को दी थी। इसके अलावा मैं एक और भी इस व्लॉग में अपने दोस्तों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो टीएनटी के ज़माने में लोग भर्ती हुए थे वो लोगों का टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो था वो प्योरली सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत गवर्न होता था। 1973 का जो एक्ट है उसकी सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक जो जो वफाकी मुलाजिम हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल के साथ जो है वो लिखा गया है और बताया गया है। वो तमाम के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक के दरमियान में गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन के को देती है वो तमाम के तमाम जो थे प्रोटेक्ट हुए थे 1991 के सेक्शन 9 के तहत। उसके बाद सेक्शन 9 के तहत वो पीटीसी को हैंड ओवर हुए और उसके बाद 1996 में जब पीटीसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 आया उसके सेक्शन 36 के तहत जो है वो प्रोटेक्ट हो गए। तो ये जो प्रोटेक्शन थी एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन थी और ये वेस्टेड ऑर्डर था जो पीटीसी को पहले फिल करना था उनके ये एक लीगल ऑब्लिगेशन थी। इसी तरह ये कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन थी जो कि इम्पोज की थी वफाकी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन के हवाले से। तो अब दूसरी जो बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो पीटीसी थी वो 27 नवंबर 1991 को एस्टेब्लिश हुई जो पीटीसी एक्ट था 1991 का उसके तहत क्योंकि ये एक्ट जो था जो 27 नवंबर 1991 को ये कमेंस हुआ था और उस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था। 27 नवंबर 1991 से लेके 31 दिसंबर 1995 तक का जो पीरियड है इसमें जितने भी पीटीसी ने अपॉइंट किए एम्प्लॉइज जितनी भी अपॉइंटमेंट थी चाहे वो ऑफिसर स्केल्स में थी चाहे वो नॉन ऑफिसर स्केल में थी 1 से 15 तक थी वो तमाम के तमाम जो एम्प्लॉइज थे वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत भर्ती हुए थे। उनके स्केल भी वही थे उनकी रेट ऑफ इंक्रीमेंट भी वही था क्योंकि पीटीसीएल सर्विस रेगुलेशन 1996 में आई है और ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ 1996 में ही ये इम्प्लीमेंट हुई है। कंपनी की रेगुलेशंस थी पीटीसी के दरमियान टाइम में जो 27 नवंबर 1991 से लेकर 31 दिसंबर 1995 तक का पीरियड है इसमें जितनी भी पीटीसी ने अपॉइंटमेंट की उस वक्त वो तमाम के तमाम अपॉइंटमेंट सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत उन्हीं स्केल्स के तहत हुई वही इंक्रीजमेंट उनको मिलती रही एनुअल इंक्रीज मिलती रही रिवीजन ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता रहा जो भी गवर्नमेंट अपने विफाकी मुलाजमीन को अनाउंस करती रही देती रही बजट में देती रही वो तमाम के तमाम उसी तरह नोटिफाई होते। तो ये कैटेगरी भी ये जो मुलाजमीन मैं उन दोस्तों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ जो 27 नवंबर 1991 के बाद और 31 दिसंबर 1995 के दरमियानी पीरियड में अपॉइंट हुए उनके टर्म्स एंड कंडीशन भी सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत ही गवर्न होते हैं। बहुत सारे मुलाजमीन अभी तक इन सर्विस हैं बहुत सारे मुलाजमीन हो सकता है उनमें से वीएसएस ले चुके हों और जो इन सर्विस हैं और जो सप्रेनुएशन पे रिटायर होंगे उन तमाम की जो पेंशन है वो कैलकुलेट होगी सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत या पेंशन रूल्स के तहत जो वफाकी हुकूमत अपने मुलाजमीन के लिए लागू करती है।
तो ये कैटेगरी, ये जो लोग उस जमाने में अपॉइंट हुए थे, ये मैं उनको भी ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये जो 10 जुलाई 1995 का फैसला, तो 10 जुलाई 2025 का जो फैसला आया है, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। इसके अलावा मसूद अहमद भट्टी का जो फैसला आया है, उसमें भी ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन 1991 के एक्ट में और 1996 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है। एक और कंट्रोवर्सी जो कि आमतौर पे बहुत सारे कंफ्यूजन का शिकार है, तो अदालतों में भी बड़ी ज्यादा डिस्कस हुआ है कि क्या जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत टीएनटी के जमाने में भर्ती होने वाले सिविल सर्वेंट थे, क्या जब वो पीटीसी का हिस्सा बने थे, पीटीसी में ट्रांसफर हुए थे या ट्रांसफर्ड एम्प्लॉयज कहलाते थे, क्या उस वक्त वो सिविल सर्वेंट थे, या उनका ये स्टेटस जब पीटीसी से निकलकर वो हैंडओवर हुए, ट्रांसफर हुए पीटीसीएल में, तो क्या फिर भी वो सिविल सर्वेंट थे? नो, अदालतों ने बड़े अच्छे तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया है। बल्कि जस्टिस आयशा मलिक ने भी अपने जो जजमेंट रिकॉर्ड किया उसमें भी ये बात की, और उसके बाद जब या अफरीदी साहब ने जो अपनी जजमेंट लिखी है, उसमें भी ये बात बड़ी क्लियर कह दिया उन्होंने कि वो तमाम मुलाजिमीन जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत टीएनटी के जमाने में भर्ती हुए थे, जैसे ही वो टीएनटी से ट्रांसफर होकर पीटीसी में आए, वो कारपोरेशन के मुलाजिमीन हो गए। तो सिविल सर्वेंट का जो स्टेटस था, जो टीएनटी के जमाने में वो एंजॉय करते थे, वो खत्म हो चुका था। इसी तरीके से वो लोग जो टीएनटी पीटीसी से ट्रांसफर होकर पीटीसी में आए, तो क्योंकि पीटीसी में ही उनका वो सिविल सर्वेंट वाला स्टेटस खत्म हो चुका था, इसीलिए वो जब कंपनी में आए तो वो कंपनी के मुलाजिम कहलाएंगे, सिविल सर्वेंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन सिविल सर्वेंट का स्टेटस उनका उस वक्त मौजूद था जब वो टीएनटी के जमाने में सर्विस करते थे। पीटीसी में आए तो कॉरपोरेशन के मुलाजमीन कहलाए, पीटीसी एल में आए तो कंपनी के मुलाजमीन कहलाए। लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो थे, क्योंकि वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत प्रोटेक्ट हो गए थे, बाकायदा एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा कर उनको प्रोटेक्ट किया गया था 1991 के एक्ट में सेक्शन 9 के तहत और 1996 के एक्ट में सेक्शन 36 के तहत उनको प्रोटेक्ट किया गया था। बल्कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई उसके बाद या इतिलात के साथ भी जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना, उसमें भी एक स्पेशल क्लॉज देकर उन टर्म्स एंड कंडीशन की प्रोटेक्शन की गई और गारंटी किया गया कि आप इन मुलाजमीन की टर्म्स एंड कंडीशन को एडवर्सली ना तो अफेक्ट कर सकते हैं, ना तब्दील कर सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी भी खत्म होनी चाहिए कि हम सिविल सर्वेंट हैं। नो, सिविल सर्वेंट नहीं है। पीटीसी के जमाने में जब आए तो कॉरपोरेशन के मुलाजमीन कहलाए, और जब पीटीसीएल के जमाने में आए तो कंपनी के मुलाजमीन कहलाए। लेकिन मुलाजिम तो कंपनी के थे, लेकिन इनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो थे, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन हासिल कर दी गई थी, तो इनके टर्म्स एंड कंडीशन वही थे जो सिविल सर्वेंट के थे, जो विफाकी हुकूमत के मुलाजिमीन के थे। इसलिए उनको जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए या मिलती थी, वो ये भी उसी ट्रीटमेंट के इंटाइटल थे, ये भी उन्हीं बेनिफिट के इंटाइटल थे। गवर्नमेंट जो बजट में इंक्रीज देती थी अपने मुलाजमीन को, उनकी इंटाइटलमेंट इनकी भी उतनी ही बनती थी। गवर्नमेंट अगर रिवीजन ऑफ स्केल करती थी अपने मुलाजमीन की, तो इन तमाम मुलाजमीन की जो तनख्वाहें थी या उनकी जो स्केल थे, उनमें भी रिवीजन ऑफ स्केल का बेनिफिट इनको मिलना चाहिए था। पीटीसीएल ने 2001 में इनको 2001 के स्केल्स के बाद इनके जो स्केल थे वही फ्रीज कर दिए थे। इस वजह से 2005 में रिवीजन ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिला, 2007 में रिवीजन ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिला, 2008 में रिवीजन ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिला, 2011 में नहीं मिला, 12 में नहीं मिला, उसके बाद 25 तक नंबर ऑफ टाइम रिवीजन ऑफ स्केल्स हो चुका है और उसका बेनिफिट पीटीसीएल ने नहीं दिया। ये अनलॉफुल था, अनवारंटेड था, ये आर्बिट्रेरी डिसीजन थे, क्वेश्चन डिसीजन थे। इसलिए गवर्नमेंट ने जो दिए थे ये उनके हकदार थे, लेकिन कंपनी ने या कंपनी की मैनेजमेंट ने अपना जो एक एम्प्लॉयर के पास एक ताकत होती है
उसका नाजायज फायदा उठाकर वो मुलाजिमीन जिनके टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटेक्टेड थे, उनको उन तमाम बेनिफिट से महरूम रखा जो विफाकी हुकूमत अपने मुलाजिमीन को दे रही थी या देती थी। तो इन फैसलों की वजह से जो 10 जुलाई 2025 का फैसला है या जो फैसला रिव्यू पिटीशन तक गया इकबाल हमीदुर रहमान वाला, वो उन तमाम फैसलों में इस चीज़ को डिसाइड किया जा चुका है कि वो तमाम मुलाजिमीन जो TNT के ज़माने में थे या वो मुलाजिमीन जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत अपॉइंट हुए थे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को प्रोटेक्शन हासिल थी और वो एंटाइटल्ड थे उन तमाम बेनिफिट का, तमाम इंक्रीजेस का, तमाम रिवीजन ऑफ स्केल्स का जो गवर्नमेंट अपने मुलाजमिन को देती रही या बजट में अनाउंस करती थी या करती रही है। तो मेरे इस वीलॉग का मकसद एक तो उन दोस्तों को ये यकीन दहानी कराना है कि हुकूमत या कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं आखिर उनकी भी कोई वेटेज होती है, उनका भी कोई वजन होता है। कल को PTCL या PTT इन बेनिफिट्स को रोकती है या नहीं देती या कंफ्यूज करती है, तो कोर्ट्स का दरवाजे खुले हैं। जिन अदालतों ने इन प्रोटेक्शन को दिया है या अनाउंस किया है, दोबारा हम उनके दरवाजे पे चले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसका फायदा PTCL की मैनेजमेंट को नहीं होगा। अल्टीमेटली ये बर्डन बढ़ता चला जाएगा। बेहतर यही है कि PTCL की मैनेजमेंट ये जो बेनिफिट हैं वो उनको दे, उसका जो भी मोड ऑफ पेमेंट हो, जो तरीकाकार हो, ये वो मैनेजमेंट कर सकती है, लेकिन उनको ये देना पड़ेगा क्योंकि अदालतों ने ये फैसले दे दिए। अगर अदालतों के इन फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अदालतों की जो का डिसरिगार्ड है। तो मेरी इस व्लॉग में यही बात बताना था। दूसरा, मैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में तमाम दोस्तों को वो बेनिफिट की डिटेल बताऊंगा कि 2008 में जिन्होंने VSS लिया, जिन्होंने लमसम लिया, जिन्होंने पेंशन के साथ लिया, 2012 में जी VSS लिया, पेंशन के साथ लिया, पेंशन के बगैर लिया, लमसम लिया, 14 में जिन्होंने VSS लिया, पेंशन के साथ लिया या लमसम लिया, 16 में पेंशन के साथ लिया या लमसम लिया, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट की डिटेल क्या है, उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलने चाहिए, या वो मुलाजमीन जो PTC के ज़माने में भर्ती हुए और वो अपनी सुपरएनुएशन पे रिटायर हो रहे हैं, उनके बेनिफिट्स क्या बनते हैं, या कितनी दफ़ा रिवीजन ऑफ स्केल्स आई हैं। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मैं कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग कर रहा हूँ, कोर्स के फैसलों की स्टडी कर रहा हूँ और एक हतमी और अनडिनाएबल जो है फैक्ट्स आपके सामने लाऊंगा और इंशाल्लाह ताला वो सब दोस्तों को उसका फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी ख्वाहिश भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे व्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जो सब्सक्राइब करेगा मेरी वीडियो उस तक बगैर किसी रेफरेंस के पहुंच जाएगी। जैसे ही वो यूट्यूब खोलेगा, ओपन करेगा, उसके पास मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। तो तमाम कैटेगरीज, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं, चाहे वो रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर में रिटायर होंगे, या जितने भी लोग माजी में VSS ले चुके हैं, चाहे वो पेंशन के साथ ले चुके हैं या पेंशन लमसम ले चुके हैं, या जो आप सर्विस में मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा ये मैसेज तमाम तक पहुंचे। आपसे रिक्वेस्ट होगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने कुछ फेसबुक पे अपनी पिछली वीडियो शेयर की थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ब्लॉक लगाया हुआ था कि वो पेंडिंग में पड़ी रही। तो मेरे अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है जो फेसबुक पे चला रहे हैं, PTCL के एम्प्लॉयज़ की फेसबुक है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियो है उसको अपनी फेसबुक पे भी पोस्ट कर दें, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो
इस इंक्रीज के इंटाइटल्ड हैं या इन फैसलों का बेनिफिट जिन तक पहुंच सकता है, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अगली वीडियो इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड और बेनिफिट जो बनते हैं उनके बारे में होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।